अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। और ये सवाल स्पेसिफिकली IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट से पर्टेन करता है। इस सवाल में एक जो अलग सी बात है वो ये है कि IAS 7 को थियोरेटिकली पूछा गया है। यानी कि इसको IAS 7 का कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, बल्कि कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। जब इस तरह का आपके पास एग्जाम में सवाल आ जाता है तो अमूमन वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं जिन बच्चों ने स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग नहीं करी होती, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड्स नहीं देखे होते। मेरी आप सबसे रिकमेंडेशन है कि आप किसी भी टीचर के नोट्स फॉलो करें, लेकिन स्टडी टेक्स्ट की एक बार रीडिंग करना, या अगर आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आइडियली उस स्टैंडर्ड की रीडिंग कर लेना एक अच्छी बात है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। आपकी स्टैंडर्ड पर ग्रिप होनी चाहिए। मैं इस थ्योरी वाले सवाल को तो डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड से आपको रेलेवेंट पैराग्राफ का रेफरेंस भी बताऊंगा कि जो बात यहाँ पर करी जा रही है वो स्टैंडर्ड में कहाँ पर लिखी हुई है। हम आईकेप के सोल्यूशन को भी देखेंगे। ऑल्दो ये सवाल 6 मार्क्स का था, लेकिन अगर इस बार 6 मार्क्स का इस तरह का थ्योरी का स्टैंडर्ड से और स्टडी टेक्स्ट से सवाल आया है, अगली बार 16 मार्क्स का भी आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पेपर में हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, बल्कि थ्योरी पर भी फोकस रखना है। अगर आपने पास पेपर कर लिए, अगर आपने लेक्चर्स देख लिए और आप स्टडी टेक्स्ट रीड करे बगैर जा रहे हैं, तो याद रखें अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई 10-15 मार्क्स की जिसमें आप कुछ ना लिख पाए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। लिहाजा इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा करें, और ये सब्जेक्ट आगे वाले सब्जेक्ट से लिंक भी है। खैर, अपनी तकरीर के बाद इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है यू आर दी फाइनेंस मैनेजर ऑफ एथेनॉल लिमिटेड EL, a newly incorporated startup. EL's first annual financial statements will be prepared for the year ending 31st of March 2026. शायद इस लफ्ज की कोई इम्प्लीकेशन हो। कंपनी का पहला साल है। यू हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग ईमेल फ्रॉम द CEO। CEO ने आपको एक ईमेल करी, उसका कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह है। और रिक्वायर्ड क्या है, ड्राफ्ट और रिप्लाई टू CEO's ईमेल इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 6 मार्क्स। वो रेफरेंस देता है कि IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के हिसाब से ऊपर वाली ईमेल का रिप्लाई करो। ईमेल क्या है भाई? As we will be finalizing our first set of financial statements in the coming months, I would appreciate your guidance on certain matters relating to the preparation of the statement of cash flows under IAS 7. CEO साहब आपको ये कहते हैं कि हम अपना पहले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो आपसे मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे ज़रा IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है उसके बारे में कुछ बातें तो बताएं। फर्स्टली, I understand that operating cash flows can be presented using different methods. Could you please explain how these methods differ from each other? मैं समझता हूँ ये आसान हिस्सा है इस पार्ट का, इस सवाल का। अच्छा, 6 मार्क्स का सवाल था और फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, तो मेरे ख्याल में 2-2 मार्क्स तीनों के लिए लिख लिए जाएँ काफ़ी हैं। 2-2, 3-3 लाइनें लिख ली जाएँ, फेयर इनफ। पहली क्वेरी जो है सीईओ की वो ये है कि सीईओ ये कहता है कि भाई मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को दिखाने के IAS 7 के हिसाब से मुख्तलिफ मेथड्स हैं। क्या आप उन मेथड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या डिफरेंस है, क्या वो मेथड्स हैं, क्या उनके नाम हैं, क्या होता है उनमें? तो आप याद रखें कि IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज होते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज होते हैं। जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करते हैं तो उसके लिए 2 मेथड्स थे। क्या मेथड्स थे? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। आप लोगों के पास सवालात में अमूमन इनडायरेक्ट मेथड पूछा जाता है, डायरेक्ट मेथड भी कभी कभी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना था। क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो वाकई में कैश रिसीव हुआ होता है और पे हुआ होता है उसकी वर्किंग्स करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम बताएंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि भाई ये IAS 7 के दो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है उसके बारे में हमें 2-4 लाइनें लिखने को कह रहा है और उसको समझाने के लिए बोल रहा है। Secondly, I have heard that IAS 7 allows alternative classifications for certain cash flows between operating, investing, and financing activities. Kindly provide a complete list of such cash flows and advise which classification should be chosen by EL to maximize the amount of cash flows from operating activities. अब वो कहते हैं कि IAS 7 में कुछ कैश फ्लोज ऐसे हैं जिनकी इजाज़त दी हुई है कि उनको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बीच में
कहीं पे भी लिखा जा सकता है। आप मुझे वो कैश फ्लोज बताएंगे कौन से हैं, और उसकी ज़ाहिर है कोई लॉजिक भी होगी, वो भी बता दें साथ में, उनको आइडेंटिफाई करें। साथ में वो बोलते हैं कि अगर हमें अपने पहले साल में कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज करना है तो हम किस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन करें। तो देखें, IE7 में कुछ कैश फ्लोज हैं, जिस तरह से इंटरेस्ट है, जिस तरह से डिविडेंड है, जिसको ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग दोनों जगह लिखा जा सकता है। उसकी रीज़न अभी हम पढ़ लेते हैं IE7 से डायरेक्टली। लेकिन ये वो कैश फ्लोज हैं जिनको दोनों जगह में से किसी भी जगह लिखा जा सकता है, IE7 इजाज़त देता है। तो हमें इसी चीज़ को डिस्कस करना था। आखिरी कहता है, फाइनली गोइंग फॉरवर्ड काइंडली कंफर्म विद मी each year how we should apply the available presentation and classification alternatives before preparing the statement of cash flows, as I would prefer to retain flexibility from year to year if circumstances change। तीसरे में वो जनाब बोलते हैं कि भाई कभी हम जो है वो कैश फ्लोज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट दिखा देंगे, किसी साल में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में दिखा देंगे। थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी काम कर लूँगा। कभी मैं ऑपरेटिंग में दिखा दूंगा, कभी मैं फाइनेंसिंग में दिखा दूंगा, एक साल में फाइनेंसिंग में दिखाऊंगा, अगले साल में ऑपरेटिंग में दिखा दूंगा, फिर 2-3 साल ऑपरेटिंग में दिखाऊंगा। ऐसी अंधी अकाउंटिंग में नहीं चलती है। ये बुनियादी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के उसूल के खिलाफ है। यानी कि अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी का। ये तो इसी तरह से हो गया, आपने डिप्रिसिएशन एक साल व्हीकल की स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर ली, अगले साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर ली, फिर आपका दिल चाहा यार चलो स्ट्रेट लाइन मेथड से इस साल करते हैं, इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से कर ली, फिर 2-4 साल गुजरे, फिर आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर ली। तो इसकी इजाजत नहीं है। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल ओवरऑल ही अकाउंटिंग में इसको अलाउ नहीं करता है। हाँ, आप चीजें तब, या अकाउंटिंग पॉलिसी जब तब चेंज कर सकते हैं, या कोई क्लासिफिकेशन के लिए तब चेंजेस लेकर आ सकते हैं जब आपके पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, कोई बुनियाद हो, कोई उसूल हो, कोई बात हो आपके जहन में कि भाई ये वाली बात है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं और ऐसा आने वाले सालों में करना चाहता हूं। वैसे नहीं कर सकते। तो ये 6 मार्क्स के लिए आपसे सवाल पूछा गया था। अब इसमें सबसे पहले तो हम जो है वो ICAP का आंसर भी देखते हैं। अच्छा, आपने किस तरह से आंसर लिख रहे हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपने जो है CEO का जवाब देना था। तो आपने जो आंसर लिखा है वो 3 बातें थी, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है जी। और जो स्टार्टिंग है ना वो भी आपने लिखी है। आपने स्टार्टिंग क्या लिखी है वो देख लेते हैं, आप भी इसी तरह से लिख लीजिएगा अपने पेपर में। लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आपकी ईमेल का बहुत शुक्रिया। आई हैव एड्रेस्ड योर 3 क्वेरीज रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अंडर IS7 बिलो। मैं आपकी तीनों बातों का नीचे इस तरह से जवाब देता हूँ। पहले हम जवाब पढ़ लेते हैं पूरा, फिर हम IS में इसके रेफरेंसेस की तरफ चलेंगे। लेकिन ये चीज़ आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ICAP ने अगर इस स्टाइल को फॉलो किया है तो हम भी इसी स्टाइल को फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की डिस्कशन। I7 permits 2 methods for presenting operating cash flows, that is the direct method and the indirect method. Under the direct method, major classes of gross cash receipts and payments such as cash received from customers and cash paid to suppliers are presented. Under the indirect method, the amount for profit or loss for the period is adjusted for non-cash items, depreciation वगैरह को जो adjust करते हैं, changes in working capital and items of income or expense associated with investing or financing activities. I7 encourages the use of the direct method as it provides more useful information but permits the use of either method. दोनों मेथड्स अलाउड हैं, डायरेक्ट मेथड प्रेफर्ड है, दोनों का डिफरेंस है वो बता दिया। ये सारी बातें IAS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में और आपकी स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। अगर आपने 1-2 बार रीडिंग करी होगी तो आप इसको जान सकते हैं, लिख सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों के आपके पास कंप्यूटेशनल सवालात मौजूद हैं। इनडायरेक्ट मेथड आपके पेपर में कॉमन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेथड से ही सवाल को सॉल्व करना हो। सर ये बात IAS7 में कहाँ पर है? IAS7 पर चलते हैं और डायरेक्ट लिखकर सर्च करते हैं, ठीक है। देखें यहां पर लिखा हुआ है, एन एंटिटी शेल रिपोर्ट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग ईदर ए द डायरेक्ट मेथड वेयर बाय मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स और ग्रॉस कैश पेमेंट्स आर डिस्क्लोज्ड, और द इनडायरेक्ट मेथड वेयर बाय प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। Entities are encouraged to report cash flows from operating activities using the direct method. The direct method provides information which may be useful in estimating future cash flows and which is not available under the indirect method. बस आपने कोशिश करना है कि 2 से 3 मार्क्स की हद में रहें और इतना ही लिखकर आगे बढ़े। पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो आपके पास मेन यहाँ पर ये वाला पैरा है ये भी लिख दिया तो बहुत होगा।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज वाली बात। I7 allows some flexibility in classifying certain cash flows। क्या क्या है? इंटरेस्ट पेड may be classified as either operating or financing activity। इंटरेस्ट रिसीव may be classified as either operating or investing activities। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट पेड का मतलब आपका एक्सपेंस है, वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा सकते हैं या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि जहां से आपने फंड्स लिए हैं उनको जो रिटर्न देना है उसकी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड को ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में भी दिखा सकते हैं या इन्वेस्टिंग में भी दिखा सकते हैं। इन्वेस्टिंग इस सेंस में कि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इंटरेस्ट रिसीव कैसे होता है? आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है और उससे जो आपको रिटर्न आ रहा है, तो ये आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई थी उससे लिंक्ड है, उधर से रिटर्न आ रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड की बात हो रही है तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड की बात हो रही है तो ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। अब सर इसकी लॉजिक क्या है, इसकी रीजन क्या है, इसका आईएएस का रेफरेंस क्या है, क्यों ऐसा हो सकता है, यह भी हम देख लेते हैं। आगे भी पढ़ने पहले, in the first year of operation, Ethanol Limited may classify interest received and dividends received as operating cash flows to present a stronger operating performance, while interest paid and dividend paid should be classified as financing activities। अब देखें यहाँ पर वो ये कह रहा है, हमसे सवाल में उसने पूछा था कि हमारी कंपनी का पहला साल है, अगर हमें अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को अच्छा दिखाना है तो बताओ क्या क्लासिफिकेशन करें। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इंटरेस्ट पेड को और डिविडेंड रिसीव को ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में दिखा देते हैं। रिसीव करना मिलना, तो इससे मेरे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छे नजर आएंगे। और जो पेमेंट वाली चीजें हैं उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखा देते हैं। उनको हम जो है वो ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते क्योंकि वो एक नेगेटिव या कैश का आउटफ्लो है। तो हमें उसने ये कहा था कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छे से अच्छे दिखाने के लिए बताओ क्या क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, तो आउटफ्लोज को हम दूसरी जगह दिखा देते हैं और जो इनफ्लोज है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखा देते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं कि इसका क्या रेफरेंस है। यहां पर हम इंटरेस्ट लिखते हैं, कीवर्ड है इंटरेस्ट। अच्छा ये रहा, कैश flows from interest and dividend received and paid shall each be disclosed separately। Each shall be classified in a consistent manner from period to period as either operating, investing or financing activities। ये आपका थर्ड जो क्वेरी थी ना उसका आंसर भी मिल गया कि हमें कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग अ ईयर, अच्छा ये छोड़ दें अभी, यहां आ जाए। Interest paid and interest and dividends received are usually classified as operating cash flows for a financial institution। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशंस ही ये होते हैं कि वो लोन ले और फिर वो लोगों को उधार दे, तो ये तो उसके ऑपरेशंस में आ गया। तो यहाँ पर आईएएस कहता है कि इंटरेस्ट का पे करना और इंटरेस्ट और डिविडेंड का रिसीव करना अमूमन आमतौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ही आएगा, क्योंकि ये उनका कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, ऑपरेशन से लिंक्ड है। However, there is no consensus on the classification of these cash flows for other entities। लेकिन दूसरी एंटिटीज के लिए कोई कंसेंसस नहीं है, कोई फिक्स फैसला नहीं है। इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड may be classified as operating cash flows because they enter into the determination of profit or loss। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट का पे करना और इंटरेस्ट और डिविडेंड का रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाओ क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉसेस से ताल्लुक रखता है। ऑल्टरनेटिवली, interest paid and the interest and dividend received may be classified as financing cash flows and investing cash flows separately because they are cost of obtaining financial resources or returns on investments। Alternatively, कुछ लोग इस चीज को कहते हैं कि भाई ये जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, ये तो उन लोगों को दे रहे हो जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, यानी कि इन्होंने फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी है, तो आप इनको रिटर्न दे रहे हो तो इनको ऑपरेटिंग में नहीं फाइनेंसिंग में दिखाओ। तो कोई फिक्स फैसला नहीं है, दोनों जगह शो कर सकते हो। ठीक है जी। फाइनली आखिरी बात कंसिस्टेंसी वाली, जो कि मैंने क्लियर कर दी, IS7 में इसका रेफरेंस दिखा दिया, लिखा हुआ है IS7 रिक्वायर्स consistency in the classification of cash flows from period to period। Changes in classification are permitted only if they result in more relevant and reliable information and must be appropriately disclosed। ये बेसिक सा उसूल है अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का कि आप चेंज कर सकते हो कब? जब आपको यूं लगे कि चेंज करने से रिलायबिलिटी और रेलेवेंस इंक्रीज होगी इंफॉर्मेशन की, इसकी जस्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। Accordingly, it will not be appropriate to change classification each year solely to achieve a desired presentation outcome। ऐसे ही अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए आप अपनी क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज को चेंज कर नहीं सकते। ठीक है,
Instead, an appropriate policy should be established in the first year and applied consistently in subsequent periods unless a justified accounting policy change is required. ठीक है जी, तो ये सवाल प्योरली थ्योरेटिकल था। इसी सवाल के आंसर को 2-3 बार, इसके सवाल को 2-3 बार पढ़ें और इस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको IAS 7 के कैश फ्लोज के रेफरेंसेस भी पता चले और इन पैराग्राफ्स को अच्छे से देख लीजिएगा और जो बातें करी शुरू में उस पर भी अमल करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।